Hi people, what's up? A very good evening to each and every student present over here and a very warm welcome for this particular session जहां आज हम करने वाले हैं in one shot the chemical equilibrium. So just be there with me for this 2 hours. I'll just say not the long 2 hours, it's the very short 2 hours. पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे कब बीत गए और केमिकल इक्विलिब्रियम हमने रिवाइज कब कर लिया. सो बेटर है मेरे साथ बने रहिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू डील विद सम गुड ट्रिक्स ऑल्सो कि भाई क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है. विल बी अप्रोचिंग द क्वेश्चन ऑल्सो. विल बी रिवाइजिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ओवर है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो बेसिकली. ठीक है. So I'll just say to share this particular session as soon as possible so that we can actually go ahead with the class. ठीक है. वेल डियर वंस, जेई मेंस बिल्कुल पास है. आज कितनी तारीख है? इट्स बेसिकली 19. सो वी आर जस्ट लिफ्ट, इट्स जस्ट अ वीक अहेड. ठीक है, सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं हमारे पास में. वी आर लेफ्ट विद फ्यू वीक्स, नॉट फ्यू वीक्स, रादर फ्यू डेज ओनली. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. तो आई थिंक यू आर एक्चुअली मोटिवेटेड और नॉट. कुछ मोटिवेशन आ रहा है. हमने तैयारी कर ली है, हम तैयारी कर चुके हैं. अब हमें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करना है. यस, वी नीड टू एक्चुअली मेक श्योर कि हमारा हार्ड वर्क काम कर जाए एंड वी जस्ट कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स बिकॉज वी हैव रियली डन अ हार्ड वर्क. यस और नो पीपल? एब्सोल्युटली राइट. ठीक है. सो it's only 7 days, you can just take into account, and J means is with you guys. I mean to say now, majorly your hard work is going to play, and yes, a small amount of luck भी आप लोगों का साथ में देगा. Can you say all important points? Yeah, of course, for chemical equilibrium I'll be talking about the important things only. So आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Just you need to be here with me so that we can go ahead with the classes basically. ठीक है. Okay. वैसे यार अब तो I'll say कि अब ये क्या टाइम है. वॉट इज दिस टाइम ऑल अबाउट. कहने का मतलब है कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए. सो सिंस इट्स ओनली 7 days लेफ्ट फॉर योर जेई मेंस एग्जामिनेशन, what you need to do. Okay, so I'll just say it's the time wherein you have to just focus on your short notes. Each and everybody have made short notes for every chapter of physics, chemistry and mathematics. Okay, and those short notes are actually concluded in one page only. So अब आपको करना क्या है? You need to actually क्या पलटो पेजों को, देखो क्या क्या शॉर्ट नोट्स में आपने लिखा है. एक दिन में केमिस्ट्री का 7 टाइम्स रिवीजन करो, फिजिक्स का भी 7 टाइम्स एंड मैथ्स का भी 7 टाइम्स. आई मीन टू से शॉर्ट नोट्स को, हर शॉर्ट नोट्स को 7 to 8 टाइम्स आप प्लीज उसको रिवाइव कीजिए. इट्स ओनली 7 days लेफ्ट. जितनी बार शॉर्ट नोट्स को देखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो सिलेबस है, जो स्ट्रेस है, जो डर है, वो रिड्यूस हो जाएगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्चुअली गो फॉर योर एग्जामिनेशन. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? यस. सो यू हैव टू मेंटेन द पेशेंस. यू नीड टू बी काम, कूल, चिल. 2 मॉक टेस्ट ज़रूर दे देना. ठीक है, 2 नहीं तो 1 ज़रूर दे देना. ठीक है, एंड फटाफट से देखिएगा कि क्या क्या वीकनेसेस हैं. वैसे अब वीकनेसेस पॉइंट आउट करने का टाइम तो जा चुका है. इट्स ऑल अबाउट दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव योर एग्जामिनेशन. देयर शुड बी पॉजिटिव वाइब्रेशंस अराउंड यू. ठीक है. सो टेंशन नहीं लो, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ में बिकॉज आई नो यू पीपल आर गोइंग टू डू बेस्ट ऑफ योर्स. या ठीक है. So let's move ahead and let's talk about today's session. And today's session is all about chemical equilibrium. In one shot, we are going to revise it. This is all about me, your Rakhi ma'am. I'm the chemistry educator in front of you, and I do have the experience of 5+ years. I've done my master's in organic chemistry from University of Delhi, and I've qualified my GATE examination in the year 2015. These were the achievements which I have actually made in the year 2023. So that year was very fabulous and awesome year for me. A wow year, yes. So moving ahead, now let's begin and let's talk about these 3 apps जिनके बारे में मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ. एक एम्बाई वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप, जहाँ पर वर्चुअली आप एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं. माइंड ब्लोइंग फीचर्स हैं. पता ही नहीं चलेगा कि यार मैं लैब में कर रहा हूँ या वर्चुअली परफॉर्म कर रहा हूँ. लेटे लेटे थके हुए से भी आप एक्सपेरिमेंट्स को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं. मैं ये नहीं है कि लेटे लेटे ही करना है, लेकिन एक काम की और पते की बात ये है कि वर्चुअली आप लैब एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं इस ऐप पे. ठीक है. टॉकिंग अबाउट
अबाउट एम्बाइब स्टूडेंट्स ऐप, यार इसके जितने भी फीचर्स हैं अंकना मैम ने यूट्यूब चैनल ऑफ एम्बाइब पे क्या कर दिया है, अपलोड कर दिए हैं। आप उनके हर एक फीचर्स को एक बार देखना अगर किसी में कोई डाउट हो। टॉकिंग अबाउट एम्बाइब लेंस ऐप, यार अगर कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा तो उसकी खींचिए फोटो और देख लीजिए, समझ लीजिए 3D व्यू से। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट एम्बाइब लेंस, ठीक है। You need to join our Telegram channel also, and the link I have provided you over here. So just join it. Moving ahead, and now let's focus on chemical equilibrium. Yes, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का और ना ही राखी मैम को देने का, बिकॉज मैं टेंशन यहाँ दूर भगाने आई हूँ। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल इक्विलिब्रियम। यस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ठीक है पीपल, okay Rakhi ma'am, we all are with you and that is what I really want. Hi Ranvijay Singh, how are you? Welcome to the class. So students, if I just talk about chemical equilibrium, I'm introducing you. It's not an introduction, rather it's the revision I'm going to make over here with you guys for chemical equilibrium chapter along with few questions. मैम मेरा JEE and board both 1 फरवरी को है, तो क्या करूँ? सो मैं ये कहूँगी रणविजय सिंह कि आप बोर्ड पे फोकस कीजिए, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन बोर्ड्स बेसिकली, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट बिकॉज यू डू हैव द सेकंड सेशन आल्सो। सो बोर्ड्स तो बहुत मायने रखते हैं यार, 75% क्राइटेरिया तो आपने सुना ही होगा। नमस्ते धीरज जी, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास। ठीक है पीपल, सो इक्विलिब्रियम के बारे में तो आपको पता ही है। जैसे सपोज हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, आपको पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होता है इट इज इक्वल्स टू द बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड, और उस समय केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सपोज इन केस आई डू हैव दिस बीकर, मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है। सुनना जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से, ठीक है, बोर नहीं करूंगी, ओके। यहाँ से हमने ओपन कर दिया है एक टैप को, वी हैव जस्ट ओपन द टैप ओवर हेयर, ठीक है, ये है टैप, ओके और इस टैप से बूंद बूंद करके पानी यहाँ पर आ रहा है एंड इट्स एक्चुअली फिलिंग द वेसल ओवर है, फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बट यहाँ पर देयर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पर एक होल है, यहाँ एक होल है। सो पानी टैप से बीकर में गिर रहा है एंड व्हाट इज हैपनिंग कि बाहर भी निकल रहा है। टैप से पानी हम बीकर में भर रहे हैं लेकिन बिकॉज ऑफ द होल वो पानी गिर भी रहा है, ठीक है। बहुत छोटा सा होल है बेसिकली, बहुत ही ज्यादा छोटा सा होल है। जस्ट लेट मी नो, हाँ जी, यस 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 यस, लगातार लगातार हमने टैप को ओपन कर रखा है, लगातार हमने टैप को ओपन कर रखा है, लगातार हमने टैप को यहाँ पर ओपन कर रखा है और छोटा सा होल है, ये छोटे से होल में से पानी ड्रिप बाय ड्रिप जा रहा है, ठीक है। सो बट जो यहाँ पर वाटर लेवल है ना वो सेम है, वाटर लेवल जो है वो क्या है, वाटर लेवल जो है वो यहाँ पर सेम है। तो पानी हम लगातार ऊपर से डाल रहे हैं, ड्रिप बाय ड्रिप नीचे से जा रहा है एंड वाटर लेवल सेम है। दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। तो यहाँ से टैप से जो पानी यहाँ जा रहा है इट्स बेसिकली द फॉरवर्ड रिएक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, यस। और ये जो इसका बैक है ये दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है, यस, ओके। सो वाटर इज इन इक्विलिब्रियम ओवर है, या वाटर इज इन इक्विलिब्रियम, वाटर लेवल अगर मैं कह रही हूँ सेम है, सो हमारा जो वाटर है आई जस्ट से वाटर इज इन इक्विलिब्रियम, वाटर इन इक्विलिब्रियम, यस। सो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है इट इज इक्वल्स टू द बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, यस और नो, यस या। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द इरिवर्सिबल रिएक्शन जो आपके सिलेबस में एक्चुअली है, लेकिन इसका इतना कोई काम नहीं आता जब हम इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं, लेकिन सिंस आई एम स्टार्टिंग सो मैं आपको बताना चाहूंगी इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन में जैसे कि रिएक्टेंट ने बनाया प्रोडक्ट को, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज विद टाइम, दैट्स एब्सोल्युटली राइट और नॉट? tell me if I'm talking about irreversible reaction, so जो product का concentration है, product का concentration increase करेगा with time, whereas reactant का concentration जो है, reactant का concentration जो है it will decrease with time, it will decrease with time। ये तो आपको पता ही है irreversible reaction के अंदर।
ठीक है धीरज जी, देखो एवरी मंडे नो, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे आई डू हैव अ वन शॉट सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो आपको वो अटेंड करना है एंड आपको क्लास का शेड्यूलिंग मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में यही होता है कि नहीं होता? एब्सोल्युटली यही होता है। नाउ इफ आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। सो हमें यहाँ क्या मिल रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ हमको मिल रहा है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ HCl का रिएक्शन मैं करवा रही हूँ NaOH के साथ में, सो मुझे यहाँ पर NaCl मिलेगा एंड मुझे यहाँ वाटर मिलेगा। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। सो इज दिस रिएक्शन रिवर्सिबल? नो, इट्स नॉट रिवर्सिबल, इट्स नॉट रिवर्स्ड। दिस रिएक्शन इज नॉट रिवर्स्ड। यहाँ HCl है, H पॉजिटिव लूज करने की टेंडेंसी है इसके पास में, NaOH है, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन लूज करने की टेंडेंसी है NaOH के पास में। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नॉट एट ऑल रिवर्स्ड रिएक्शन, रादर इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। रणविजय सिंह, दैट्स अ गुड थिंग। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप NTA को मेल कर दो, सिंस हाल ही में आप लोगों को सिटी लोकेशन आ चुका है, कल परसों ही आया, कल ही आया है बिलीव, है ना? सो आपके पास अभी भी टाइम है, आप फटाफट से NTA को मेल कर दो कि भाई ये बात है। इफ दे कंसिडर योर पॉइंट सो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू, इजंट इट? हाँ, अब बात करते हैं अब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हाँ, मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ जनता। हाँ, एंड इट इज बेसिकली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, इट इज AgNO3 प्लस NaCl दैट इज सपोजिंगली गोइंग टू गिव मी AgCl। ठीक है, और इसका बन रहा है यहाँ पर प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। नाउ दिस प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड will not react with NaNO3 to give back AgNO3 and NaCl, ऐसा नहीं होगा। कंबशन रिएक्शन में एक बार आप कागज को जला दो तो जो राख होती है, क्या उस राख से आप वापस से कागज बना सकते हैं? नहीं। सो कंबशन रिएक्शन इज ओनली द फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। Ma'am, how to ask doubt from you in chemistry? Dheeraj, very soon we are going to get the email IDs. We'll be providing you the email IDs, and on those email IDs you can just send the screenshots or your doubts regarding chemistry. एक बार मेरे पास bulk of doubts आ जाएगा ना, so I'll just take the doubt resolution sessions with you guys. तो आपके सारे doubts फिर मैं chemistry के वहाँ पर लेके आ जाऊंगी, either on the YouTube platform or on the Imbibe app platform. So just wait and watch. It's only a week's time. We are going to get the email IDs and we'll be providing you those email IDs so that you can actually ask the doubts on that particular platform. बात क्लियर है बच्चा पार्टी? बोलो। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, समझ में आया है ना? तो हम आपके लिए चीज़ें आसान कर रहे हैं ताकि आप हमसे डाउट डायरेक्टली पूछ सकें और फिर हम उनके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे दे सकें। ओके, चलें आगे बढ़ें अब। हाँ जी, अब हमारी जो पंचायत है ना वो बैठेगी किसके लिए? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। एंड यही हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ने वाले हैं, मेजर पोर्शन तो यही है। यस और नो? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से। लेट्स एक्चुअली बिगिन एंड टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस। मैंने आपको इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, पहले मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, पहले मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, ओनली इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। देन आई टॉक्ड अबाउट इरिवर्सिबल रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड नाउ, और हाँ, कंबशन रिएक्शंस के बारे में बताया। अब हम बात करने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। तो हाँ जी, क्या कहेंगी राखी मैम? जैसे मैंने लिया A प्लस बी एंड इट इज गिविंग मी C प्लस टी। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह ही रही हूँ अच्छी बात है। इनिशियली व्हाट हैपेंस, हमारे पास सपोज करो मैंने 2 मोल्स लिए हैं A के, ठीक है, एंड 2 मोल्स ही मैंने लिए हैं B के इनिशियली, और इनिशियली C और D तो कुछ बना ही नहीं है। हाँ जी, लेकिन अगर मैं कहूँ विद टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, what I have actually seen कि there is the formation of 1 mole each of C and D, 1 mole each of C and D। बोलो C and D एक मोल बनते ही, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या कहने चाहेंगे यहाँ पर? आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, विद टाइम मैंने क्या बोला? C और D के एक एक मोल बन गए हैं, C और D के एक एक मोल बन गए हैं, बन गए हैं ना? बोलो हाँ जी, बिल्कुल बन गए हैं। अब मैं अगर बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन,
इफ आई जस्ट टॉक अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में जो मैं यहाँ बात करूँ, सो यहाँ क्या होगा, इट विल बी ए सी प्लस डी गिविंग अस ए प्लस बी, इजंट इट, यही होगा। इसका एक मोल है हमारे पास में और इसका भी एक मोल है, सी एंड डी एक मोल बनते ही ए प्लस बी फॉर्म कर लेंगे। सो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड का रेट घट जाएगा और बैकवर्ड का रेट इंक्रीज हो जाएगा, और एक सिचुएशन आएगी जब फॉरवर्ड का रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू द बैकवर्ड का रिएक्शन रेट, और जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, इसका मतलब समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जैसे अब मैं ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स अस ट्वाइस ऑफ NH3, ये हमें मिलता है, यस। सो एट अ टाइम t क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। At a time, rate of formation of ammonia will be then equals to the rate of decomposition of ammonia. बीच में NH3 के बनने का रेट जो होगा, it will be less than NH3 के टूटने का रेट to N2 and H2 basically. And yes, this happens and this happens. मैं क्या यहाँ पर जो बोल रही हूँ वो लिख रही हूँ, at a time, what is going to happen कि rate of formation of ammonia, rate of formation of ammonia is equals to rate of decomposition of ammonia, rate of decomposition of ammonia। ठीक है, बीच में क्या होने वाला है, NH3 के बनने का रेट, ओके, rate of formation of ammonia जो होगा, it is less than NH3 के टूटने का रेट, ओके, is less than what, breaking or you can say decomposition of ammonia, what you can say, decomposition of ammonia into N2 and H2। That means concentration of ammonia जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जिसको दिखेगा, जो देखना चाहेगा। ठीक है, सो दैट इज, अगर मैं ये कह रही हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज लेस देन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इनटू N2 एंड H2, और मैंने क्या बोला, ये होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन, rate of formation of ammonia is equals to rate of decomposition of ammonia दिखेगा, that means concentration of ammonia is constant, ये आपको दिखेगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि concentration जो है अमोनिया का वो constant है, but actual में रिएक्शन हो रही है, एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है, आपको क्या दिखेगा कि concentration of ammonia is constant but reaction is actually going on, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रही हूँ, आप एक बार ये चीज चेक कीजिएगा, जो मैं आपको यहाँ से ये चीज आपको जो मैं बता रही हूँ, ये देखिए। सो यहाँ मैंने आप ये y एक्सिस पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये है मेरा टाइम, दिस इज टाइम, ठीक है। सो दिस वन इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड दिस वन इज बैकवर्ड रिएक्शन, दिस वन इज बैकवर्ड रिएक्शन, दिस वन इज बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ गई? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या कह रहे हैं, इट्स द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, इज जीरो, एंड इट इज देन, ठीक है, शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन इज जीरो, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, इट इज नाउ गोइंग टू डिक्रीज विद टाइम, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, इट इज नाउ गोइंग टू डिक्रीज विद टाइम। क्लियर है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज विद टाइम। शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन जीरो रहेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज भी करता जाएगा।
ओके पीपल, लेट मी नो कि हाँ मैम ये वाली बात हमको समझ में आ गई है, समझ में आई कि नहीं आई है, जस्ट लेट मी नो। वैसे तो आप लोगों से पूछना ना मुझे ऐसा लगता है बेकार की बात होती है, आप लोग जवाब बहुत कम देते हैं। यू पीपल एक्चुअली डू नॉट गिव मी द राइट आंसर्स। आपको ऐसा लगता है ठीक है यार चल जाएगा काम, है कि नहीं है? यस और नो पीपल, ये वाली बात है कि नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हाँ ये वाली बात है ना? मुझे तो यही लगता है। चलिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब एक तरह से है द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड साइमल्टेनियसली जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट बेसिकली। तो अब हम डायरेक्ट छलांग लगाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन पे अब हम डायरेक्ट छलांग लगाते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन concentration of reactant, change in concentration of reactant, change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product per unit of time, per unit of time. So generally देखा गया है कि rate जो होता है it is directly proportional to concentration of reactants, concentration of reactants, ठीक है। so जैसे अगर मैं बात करती हूँ इस वाले रिएक्शन के बारे में, a reversible reaction with R reactants only. So initial rate of reaction is high, which gradually decreases with time as concentration of R decreases with time. Rate is directly proportional to concentration of reactants. So initially क्या हो रहा है? Rate of reaction is high, which gradually decreases with time as concentration of reactant R decreases with time. ठीक है। नाउ साइमल्टेनियसली आपको क्या देखने को मिलेगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है इट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, rate of backward reaction is continuously increasing, ठीक है। why? as concentration of product increases with time, जैसे जैसे concentration of product increase करेगा with time का, so rate of backward reaction जो है it is going to increase continuously, ठीक है। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू यू पीपल, इजंट इट? हाँ जी, वो डायग्राम मैंने आपको बताया पीछे वाला, एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, बताइए। सो इन अ वे मैंने आपको रेट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दिखाया, मैं दोबारा से बना देती हूँ रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। हाँ जी, सो अगर मैंने यहाँ पर रेट लिखा है और यहाँ टाइम लिखा है तो हमको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्चुअली डिक्रीजेज विद टाइम एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेज विद टाइम, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा जहां इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस, एंड दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है। अब अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ बिटवीन, हाँ जी, सो ये मेरे पास क्या है? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज टाइम ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। सो हेयर व्हाट यू आर सीइंग, यस, आप देखो concentration of the forward reaction decreases with time and concentration of, नहीं, concentrations of the reactant decreases with time and concentration of product increases with time, and over here you can just have a look, एक particular point पे you are going to achieve equilibrium, ठीक है। सो द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। एंड यहाँ के बारे में बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत हम यहाँ करते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज,
और ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या फिर कहिए ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, दे बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कलर के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ, है ना? ठीक है, सो ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज or you can say observable macroscopic properties, they become constant at equilibrium, like I'm talking about temperature, pressure, concentration, color. ठीक है, now also if I want to talk about now the equilibrium जो होता है, it can be established in closed container. Fine. Equilibrium किस नेचर का है? Equilibrium is dynamic in nature, both forward and backward reaction they remain continue even after establishing of the equilibrium. Equilibrium is dynamic in nature. दोनों ही forward and backward reactions जो हैं, they actually are in a continuing position even after establishing of equilibrium. So to prove that equilibrium is अगर मैं ये प्रूव करना चाहूँ कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, सो वी आर गोइंग टू ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, सपोज करो मैं ऐड करती हूँ D2 एट द इक्विलिब्रियम स्टेट. सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है H2 plus I2 that is going to give me twice of HI. ठीक है, ये रिएक्शन को आप यहाँ पर देखिए. Sign. So to prove that equilibrium is added, we will be adding some amount of D2 at equilibrium state. Adding some amount of D2 at equilibrium state. So after some time, हाँ जी, ठीक है, so after some time it will be observed that some quantity of DI, आपको दिखेगा after some time it has actually been observed that some quantity of DI is produced. This confirms that the reactions are still continuing. ठीक है, थोड़ी देर के बाद में अगर मैं इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर D2 ऐड कर दूं तो कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि DI भी बना है, और ये प्रूव करता है कि रिएक्शंस आर स्टिल इन देयर कंटिन्यूइंग मीडियम. नाउ इक्विलिब्रियम जो होता है, इट कैन बी अटेन्ड इन आइदर डायरेक्शन बाय चेंज इन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, दे रिमेन कॉन्टिन्यू after equilibrium. Microscopic properties, that means reactants convert into product and product converts into reactant at same rate basically. ठीक है, क्लियर है? सो मैंने क्या क्या बताया? ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज दे बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कलर. इक्विलिब्रियम जो होता है, इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन क्लोज्ड कंटेनर. इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक नेचर का है. दोनों ही फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो हैं वो they will be continuing even after establishment of the equilibrium. ठीक है, दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा. एज आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि भाई D2 को इक्विलिब्रियम कंडीशन में डालने के बाद आपको दिखेगा कुछ टाइम बाद DI भी बन रहा है. नाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड आइदर बाय द डायरेक्शन, equilibrium can be attained in either direction by the change in the conditions like temperature, pressure, concentration, etc. Microscopic properties जो होती हैं, they remain continuous after achieving equilibrium also. That means reactants जो हैं, they convert into product and product converts into reactant at same rate. ठीक है, ये वाली बात हमने कर ली प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, आपको पता है हम दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हैं. इट्स बेसिकली equilibrium constant in terms of concentration and equilibrium constant in terms of partial pressure. हम Kc and Kp के बारे में बात करते हैं. So the ratio of concentrations of the product to the concentrations of the reactant at equilibrium. What do you mean by equilibrium constant? The ratio of concentration of product, the ratio of concentration of product to concentration of reactant at equilibrium.
द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम. यस यस यस, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं. जैसे अगर मैं एक बहुत ही फेमस एग्जांपल लूं, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिविंग अस ट्वाइस ऑफ अमोनिया के बारे में अगर मैं बातचीत करती हूँ, तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया raised to power its stoichiometric coefficient by the concentrations of the reactant N2 and H2 raised to power the stoichiometric coefficients over here. ठीक है. अच्छा, अगर मैं Kp के बारे में बात करूँ इसी रिएक्शन के लिए, so it is basically the partial pressure of ammonia whole square by partial pressure of nitrogen gas into the partial pressure of hydrogen gas raised to power 3. and partial pressure होता क्या है? what's the formula for partial pressure? याद है किसी को? formula for partial pressure आप कैसे calculate करेंगे? it will be the mole fraction multiplied by the total pressure. हाँ जी, हाँ जी, पार्शियल प्रेशर को आप कैसे कैलकुलेट अप करेंगे? इट्स द मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर. समझ में आ गया? प्लीज गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, अदरवाइज देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स. यस 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 रंजीत, एब्सोल्युटली राइट पीपल. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड हियर वी आर. अच्छा, अब मैं बात करती हूँ एक चीज के बारे में. ये बहुत सिंपल सी चीज है कि इफ मोलैरिटी इज गिवन, इफ मोलैरिटी गिवन, इफ मोलैरिटी गिवन, तो आपको पता है आप कैलकुलेट करेंगे Kc. एंड इफ पार्शियल प्रेशर इज गिवन, इफ पार्शियल प्रेशर इज गिवन, so you are going to calculate Kp, you are going to calculate Kp. ठीक है. now the concentration of aqueous solution is equals to capital M, और आप प्रेशर कह सकते हैं. ठीक है. सॉलिड के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, यस 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 यस, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सॉलिड के बारे में मैं यहाँ बात करूँ तो क्या कहना चाहूँगी? या पीपल लेट मी नो. हाँ जी, बातचीत करें, थोड़ा सा इंटरेक्शन करें, तो ही तो वी आर गोइंग टू एक्चुअली बूस्ट अप द प्रिपरेशन. या गाइज टेल मी. हम्म, बोलो. मोलैरिटी इज गिवन तो Kc हम यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर गिवन है तो हम Kp यूज करने वाले हैं. ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बोलो. हम्म, या गाइज आगे की तरफ चलें. शैल वी मूव अहेड नाउ? चलो तो फिर लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट नाउ द लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉज ऑफ मास एक्शन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं. ठीक है. तो मोलैरिटी अगर गिवन है तो Kc, पार्शियल प्रेशर गिवन है तो वील बी कैलकुलेटिंग आउट Kp. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हम मोलैरिटी में कैलकुलेट करते हैं, सो कैपिटल M. फॉर गैस आइदर वील बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर. सॉलिड और लिक्विड के लिए ध्यान देना, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए whenever we are having solid or liquid reactants or the products basically formed, तो उनके लिए आगे बताऊंगी. एक्टिव मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, इट इज इक्वल्स टू यूनिटी. अभी आगे बताऊंगी. सो सबसे पहले लेट्स नाउ टॉक अबाउट लॉज ऑफ मास एक्शन के बारे में. लॉज ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट द लॉज, नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये किसने दिया था? लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था गुल्डबर्ग ने, गुल्डबर्ग ने एंड वेग ने. ठीक है. तो यहां पर अगर मैं ये रिएक्शन लिखती हूँ A प्लस बी गिव्स मी C प्लस डी. ठीक है. तो आपको याद रखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
A and B, and rate of backward reaction जो है it is directly proportional to the concentration of C and D. मैम ये brackets क्या हैं? These brackets are basically the active masses. Active mass. Now what is active mass? Active mass is the mass that participates in the reaction. Mass that participates in the reaction. Mass that participates in reaction. Mass that participates in reaction. ठीक है. Now रेट एट इक्विलिब्रियम क्या देखने को मिलेगा आपको? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसे कैसे लिख सकते हैं? इट इज इक्वल्स टू के एफ, इट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? के एफ concentration of A and into concentration of B. Now what is this Kf? This Kf is rate constant of forward reaction. 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 ऐसे ही अगर मैं rate of backward reaction के बारे में बात करूँ, so it is equals to Kb concentration of A multiplied by concentration of B. यस और नो? नहीं, ये तो मैंने गलत कर दिया ना. यहाँ बी आएगा, ए बी आएगा या सी डी आएगा. सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के बी concentration of C into concentration of D. What is KB? KB is rate constant of backward reaction. It is rate constant of backward reaction. Rate constant of backward reaction. Rate constant of backward reaction. Yes or no? तो हमेशा एक बात को आपको याद रखनी है. At a given temperature, at a given temperature, KF and KB जो हैं they are constant. यहाँ मैं एक बहुत अच्छी बात पेन डाउन करने वाली हूँ. प्लीज नोट इट डाउन. ये नोट बना के लिखना. At a given temperature, at a given temperature, at a given temperature, KF and KB they are constant. At a given temperature, KF and KB are constant. At a given temperature, KF and KB are constant. And अगर ऐसा होता है, then their ratio KF by KB, it is also constant. अगर एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे हमने ये कहा के एफ एंड के बी कॉन्स्टेंट हैं, सिंस दे आर रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, तो हम ये कहेंगे कि उनका जो रेशियो है के एफ बाई के बी वो भी क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा. वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. यस, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है. अच्छा, अब मैं अगर ये कहती हूँ इफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, अगर मैं ये कहूँ इफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इफ आई एम सेइंग दैट कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, देन वी विल से कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. इसका मतलब के एफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी. So it will be then KE is equals to KF by KB. It is equals to concentrations of C and D who are products, and divide by concentrations of reactant which are A and B. ठीक है. So rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. So KF by KB is equals to concentrations of the product by concentrations of the reactant. So the ratio of KF by KB is equals to KE. And what is this KE? It is equilibrium constant. KE is equilibrium constant. KE is equilibrium constant. KE is equilibrium constant. समझ में आ गई ये वाली बात? डिड यू गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट पीपल? ये वाली बात तो आई थिंक हजम हो गई होगी बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे से. यस और नो? हाँ जी, बताइए ये वाली बात क्लियर हो गई है कि नहीं क्लियर हो गई है? ठीक है. तो हमेशा याद रखना है एक और बात कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द एक्टिव मासेस. मैंने आपको बताया था व्हाट वी मीन बाय एक्टिव मास.
मैंने क्या बताया, रिएक्टिव मास क्या होते हैं, मास दैट पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द एक्टिव मासेस. नाउ देयर आर, अभी मैंने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ equilibrium constant. There are two types of equilibrium constant. ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था, दिस इज एक्टिव मास इन केमिस्ट्री seen by two ways. Number one, molarity. Number one is molarity. ठीक है, it is equals to the number of moles of solute by V. ठीक है, number of moles of solute by volume. ठीक है, that is equals to Kc and that is equals to equilibrium constant in terms of concentration. So active masses in chemistry is actually seen by two ways. Molarity, that is number of moles by V, इसे हम Kc भी कह देते हैं. Equilibrium constant, yes, molarity N by V it is equals to Kc. It is equals to Kc. Kc क्या है, equilibrium constant in terms of concentration, and Kc है क्या, concentrations of the product by concentrations of the reactant basically. हम यही तो कह रहे हैं, this is equilibrium constant Kc. ठीक है, okay. Now the second thing, if I'm just want to talk about, it is basically valid for gaseous system only. Valid for gaseous system only. Valid for gaseous system. Valid for gaseous system. So partial pressure of gas के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं. We are going to represent partial pressure, I mean to say partial pressure of gas के बारे में since हम बात करने वाले थे, तो यहाँ पर we are going to actually use Kp. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको कि एक्टिव मासेस को देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो एक्टिव मास इन केमिस्ट्री कैन बी सीन इन टू वेज. मोलैरिटी हो गई और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हो गया. जब हम मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे तब हम बात करने वाले हैं केसी के बारे में. जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के बारे में बात करेंगे तो हम केपी के बारे में बात करेंगे. And this is the equilibrium constant in terms of, this is the equilibrium constant in terms of partial pressure. Since हमें पता है कि PV is equals to nRT होता है, P is equals to N by V into RT होता है, P is directly proportional to N by V. P is directly proportional to N by V. So pressure increase होता है और नंबर and उसी के साथ साथ number of moles भी यहाँ पर हमारे increase हो रहे हैं. नहीं अभी श्रीवास्तव, कल ऐसा तो नहीं है, मॉक मॉक पेपर डिस्कशन तो है ही बच्चा, कल सुबह मॉक पेपर डिस्कशन तो है ही. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सो फॉर गैसेस, फॉर गैशियस to calculate active mass, for gases to calculate active mass we use partial pressure, otherwise we are going to use number of moles. So in a way मैंने क्या बोला, equilibrium constant दो तरह के होते हैं, Kc हो गया और Kp हो गया. Yes, Kc कब हम यूज करने वाले हैं, when the concentration is equals to in terms of number of moles present in a liter of solution. और Kp कब हम यूज करने वाले हैं, Kp को हम कब यूज करेंगे, when we do have partial pressure. कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर दिया है. कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो मैंने ड्रॉ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आप यहाँ पर देखो, अभी आपने संयम आनंद, आपने अभी क्लास शायद मुझे लगता है ज्वाइन की है, क्योंकि मैंने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम वाला ग्राफ तो बना ही दिया था. मैं फिर से बना देती हूँ. यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, क्लियर है. कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो बनाया था ना. नहीं बताया. सो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने तरह के बनेंगे. देखो, एक तो ऐसा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और प्रोडक्ट की इंक्रीज कर रही है. एक ऐसा भी बन सकता है, कॉन्सेंट्रेशन C ओवर है एंड T टाइम ओवर है. सो यू कैन जस्ट ऑल्सो मेक कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और कॉन्सेंट्रेशन की एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है. आप एक ऐसा भी ग्राफ बना सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम T ग्राफ.
एंड दैट इज कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ देखो इंक्रीज कर रही है और यहाँ ये देखो डिक्रीज कर रही है. सो दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट. यस और नो, ये इस तरह के ग्राफ बनते हैं. ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुकी थी आपको. आप फिर से वापस से मुझसे पूछ रहे थे तो सोचा कि मैं आपको बता ही देती हूँ अगर आपको दिक्कत आ रही है तो. बोलो, ये वाली बात तो क्लियर हो गई ना आपको? यस और नो? हम्म. यस और नो? लेट मी नो. ठीक है, तो सपोज अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि केपी और केसी की आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. सो अगर मेरे पास CaCO3 है and it is getting decomposed into CaO and CO2. CO2 in the gaseous state, CaO in the solid state, and it is over here in the solid state. So I just want to write the expression and unit for Kp and Kc. Yes, 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 yes. हाँ जी. What I'm actually asking, मैं आपको कुछ कुछ यहाँ पर या what I really want to talk about. मेरा क्वेश्चन है, एक और आपको इक्वेशन दे देती हूँ. N2O4 in the gaseous state getting decomposed into twice of NO2 in the gaseous state. ठीक है, ओके. एक और दे दूँ? हाँ दे दीजिए राखी मैम. H2O in the liquid state getting transformed into H2O in the gaseous state. ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जस्ट लेट मी नो. फिर एक ट्रिक बताऊंगी हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो आपको मैं बताने वाली हूँ एक ट्रिक. ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन क्या है इन तीनों इक्वेशंस के लिए? राइट एक्सप्रेशन, राइट एक्सप्रेशन, राइट एक्सप्रेशन एंड यूनिट, राइट एक्सप्रेशन एंड यूनिट for Kp and Kc for the above reactions mentioned, for the above reactions mentioned. ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए बात करूं, सो Kc यहाँ क्या होगा? Kc will be equals to, tell me, concentration of carbon dioxide only. यही होगा. यस, क्यों? एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट एंड इज टेकन एज यूनिटी. Active mass of solid is taken as, active masses of solid and liquid, they are taken as constant and is written to be as unity. Active masses of solids and liquid is constant and is taken unity. समझ में आ गई ये वाली बात? ये मैंने आपको बताया. Yes or no? Yeah, so active masses of solid and liquid is taken as constant एंड उनकी वैल्यूज हम 1 लिखने वाले हैं. तो Kc इसके लिए ये हो गया. अच्छा, और Kp क्या हो जाएगा इसके लिए? Kp विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. आप देख लो यहाँ 1 कर दिया है. N2O4 के लिए आप कैसे करेंगे? सो Kc ओवर है, दिस इज ऑल द गैसियस प्रोडक्ट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. जितने भी यहाँ पर हमारे पास स्पीशी हैं, दे ऑल आर इन द गैसियस स्टेट. सो यहाँ पर Kc क्या हो जाएगा? यहाँ पर Kc क्या हो जाएगा? इट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 raised to power 2 by concentration of N2O4 raised to power 1. ओके, इनकी यूनिट क्या है? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर होल स्क्वायर बाय मोल्स पर लीटर. सो यहाँ से हमारा यूनिट Kc का क्या आ गया? मोल्स पर लीटर आ गया है. ठीक है, अब मैं अगर Kp के बारे में बात करूं इसी रिएक्शन के लिए, सो Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 रेज टू पावर 1. समझ में आई कि नहीं आई है? हाँ जी मैम, ये समझ में आ गई. सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी इट्स यूनिट? पार्शियल प्रेशर है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इट विल बी देन ATM स्क्वायर बाय ATM हो जाएगा. yes or no? So it is equals to ATM में आ जाएगी इसकी यूनिट. बस दैट इज अ थिंग. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 in the liquid state giving us H2 in the gaseous state. So Kc यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? Kc will be equals to H2O raised to power 1. अच्छा, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? फिजिकल इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है? ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम? मैं कहूँगी फिजिकल इक्विलिब्रियम है. एज स्टेट्स चेंज, नॉट केमिकल इक्विलिब्रियम.
फिजिकल इक्विलिब्रियम है क्योंकि स्टेट्स ही चेंज हुए हैं, नॉट द केमिकल कॉम्पोजिशन. यस और नो? यस और नो पीपल? यस और नो? अच्छा, तो कोई रीजन मुझे देगा व्हाई द एक्टिव masses ऑफ, कैन यू जस्ट गिव मी द रीजन why active mass of solid and liquid is constant and is taken as unity? क्या रीजन होगा इसका? हाँ जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, and the question over here to you guys is why why active mass क्या है? Mass that participates in the reaction. So why active mass of solids and liquids is constant and is taken unity? Okay, so the reason for it कि active mass is actually defined as molar concentration. Active mass is defined as what? As molar concentration. As molar concentration. Remember this. That means, what do you mean by molar concentration? Grams moles per liter. Gram mole per liter. ठीक है? So molar concentration is directly proportional to density. Active mass is defined as the molar concentration. That means number of gram moles per liter. Molar concentration जो होता है, it is directly proportional to density. Molar concentration is directly proportional to density. Since density of solid and liquid is always remains constant, though active mass is always taken to be as unity. समझ में आ गया? Yes or no? Tell me guys, if this is absolutely right or not. ठीक है? So molar concentration is directly proportional to density. Since always density of solids and liquid remains constant, so active mass is taken to be equals to 1. I think now this is absolutely into your brains, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ. अभी समझ में आ गया? That's really good. That's absolutely right. अच्छा, अब आप मेरे से क्या पूछेंगे? क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? Tell me. ओके, एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको मैं. टेल मी कि इसके लिए केसी क्या होगा और केपी क्या होगा. सो द क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी फॉर द रिएक्शन I am writing over here, that is copper in the solid state plus twice of Ag positive in the aqueous medium, giving me Cu2 positive in the aqueous medium plus twice of Ag in the solid state. So Kc, equilibrium constant in terms of concentration, is equals to the concentration of Cu2 positive, okay, raised to power its stoichiometric coefficient by the concentration of Ag positive raised to power its stoichiometric coefficient. Copper in the solid state and silver in the solid state, okay, in reactant and product. Since they are in the solid state, their active masses is constant and is taken to be as unity. So over here, Kc is equals to this particular expression, that is equals to, if I talk in terms of unit, so it will be moles per liter raised to power 1 by moles per liter raised to power 2. So it becomes moles per liter raised to power 1 minus 2. That's absolutely right. Now, what is Kp for this particular expression? I'll say it's not defined. It's not defined. Why? As no gaseous reactant, as no gaseous reactant and product. So धोखा मत खा जाना अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा और केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा. ठीक है? Okay. Well, now let's me actually also enhance you with one more example, and the example is CH3COOH in the aqueous medium plus H2O in the liquid medium, giving us CH3
COO negative in the aqueous medium plus H3O positive in the aqueous medium. Now the Kc expression will be equals to the concentration of H3O positive ion raised to power its stoichiometric coefficient multiplied by the concentration of acetate ion raised to power its stoichiometric coefficient by the concentration of CH3COOH. Now H2O का जो active mass है, it is actually constant, whereas I'll just say जब हमारा रिएक्शन इट इज इन एक्वस मीडियम, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया था. केपी इसके लिए डिफाइंड नहीं होगा, उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट व्हाट. हाँ जी बच्चा बताइए, आपको यहाँ पर ट्रिक जाननी है. यू वांट टू नो द ट्रिक? यस और नो? Yes, tell me. You want to know the trick or not? Yeah. So, I'm going to talk about the trick to calculate unit of Kc equilibrium constant in terms of concentration. So the trick is Kc is equals to mole per decimeter cube raised to power delta n. हाँ, one more thing, 1 liter is equals to 1 decimeter cube. You can also write it as mole decimeter cube, over here it's -3. That's absolutely right, raised to power delta n. Okay, now if I just take this particular reaction, N2 plus thrice of H2 gives us twice of ammonia. So you want to calculate the unit of Kc basically for this particular expression given to you. So delta n over here will be equals to 2 minus 4. Delta n is the number of moles we are talking about, number of gaseous moles rather. Delta Ng के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. Delta Ng. So delta Ng is it's basically the difference in the number of gaseous moles of the product and the reactant. So over here it's 2 minus 4, which is equals to -2. Place this -2 over here and the unit of Kc for this particular expression will be mole. ठीक है, decimeter -3. Okay, mole per decimeter cube. Delta Ng की value -2 है. So it comes out to be mole raised to power -2 dm decimeter cube raised to power, what it will be, just let me know. -3 into -2 हो गया यहाँ पर, so it will be +6. So this is the unit of Kc for this particular expression. This is the trick wherein you have to just actually memorize कि Kc is equals to moles per decimeter cube raised to power delta Ng, and delta Ng is the difference in the number of gaseous moles of the reactant and the product. That's the thing I want to discuss with you. Okay, people? Okay. Now, let's move ahead and let's talk about few more things. Yeah. Okay, fine. Now, what else we are over here to talk about? हाँ जी, बताइए, आप क्या और यहाँ पर मुझसे जानना चाहेंगे? Let's solve a question. Let's solve a question before we move ahead, people. हाँ जी, एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए कि नहीं किया जाए? आई थिंक यू ऑल आर विद मी एग्रीइंग टू इट कि हाँ मैम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर. Yes or no? Because now we'll be now talking about the relationship between Kc and Kp. Relationship between Kc and Kp के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? Yes or no, people? हाँ, ये तो राखी मैम हमारा हक है, हमें आप बताइए रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc के बारे में. चलिए, so relationship between Kp and Kc, relation between Kp and Kc, relation between Kp and Kc के बारे में हम जानते हैं. ठीक है, चलिए. So वैसे अभी आपको बताना चाहूंगी, there must be a gaseous reactant or product. There must be a gaseous reactant or product in order to actually talk about the relationship between Kp and Kc. समझ में आ गई ये वाली बात?
यस, सो यहाँ पर आप देखेंगे इट्स ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी गिविंग अस डी प्लस ई. ठीक है, so this is in the gaseous state, this is in the gaseous state. Suppose C reactant is in the solid state, this is in the liquid state and this is in the gaseous state. So यहाँ पर Kc क्या है? What will be the expression of Kc? Kc है क्या? Kc के लिए what we actually require, it's basically the number of moles present in the volume of a solution. Yes, so Kc का expression क्या हो जाएगा? Concentration of D by concentration of E divided by the concentration of raised to power 2. Yes or no? Suppose करो कि concentrations को मैं ऐसे लिख रही हूँ, concentration of D be like CD, concentration of E be like CE and concentration of A be like CA. So it's basically this. बोलो, that's absolutely right. हाँ जी. Now, if I just want to write the expression of Kp, and this will be the partial pressure of D raised to power 1, partial pressure of E raised to power 1, the stoichiometric coefficient I'm talking about, by partial pressure of A raised to power 2 over है. We know that कि according to ideal gas equation, हमें पता है कि PV is equals to nRT होता है. P क्या हो गया हुआ है? It's N by V into RT हो गया, that is equals to CRT हो गया है. Yes or no? So pressure is directly proportional to concentration. Pressure is directly proportional to concentration or not? Just let me know. हाँ कि ना? Just say me. Yes, 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 absolutely. So substitute कर दो यहाँ पर. So it will be CD, okay, and then it will be CE. लेकिन RT भी तो रह गया. हाँ, मैंने कब मना किया? So it is RT for both CD and CE. So it is 1 plus 1 हो जाएगा. Over here it's basically CA square. Yes, and RT raised to power square हो जाएगा यहाँ पर, isn't it? मैंने क्या किया? P pressure is directly proportional to CRT. So PD is equals to CDRT and PE is equals to CERT. बस वही मैंने किया और कुछ नहीं किया है. Yes, Rakhi ma'am. Now CD into CE by CA square is equals to KC or not? Yes, Rakhi ma'am, we totally agree with it. So क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ KC? क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ KC? हाँ जी, into RT raised to power 0. क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी ये 2 बन गया है. हाँ जी. Now, what we are going to talk about, Kp is equals to Kc into RT raised to power 0 हो गया है. किस इक्वेशन के लिए? अबव इक्वेशन के लिए. तो इसको मैं कैसे और लिख सकती हूँ? I can say that Kp is equals to Kc RT raised to power delta Ng हो गया है. Wherein delta Ng is equals to number of gaseous moles of the product minus number of gaseous moles of the reactant. Yes or no? हाँ. Therefore, we are going to say कि भाई Kp is equals to Kc into RT raised to power delta Ng. ओके, नाउ इस Kc का एक्सप्रेशन किस में है? इट्स मोल्स पर लीटर के अंदर. एंड इस Kp का एक्सप्रेशन किसके अंदर है? ATM के अंदर है. बिल्कुल सही. सो RT को हम किस पर्टिकुलर वैल्यू में लिखेंगे? इट इज 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन वाले टर्म्स में हम लिखने वाले हैं. ओके पीपल, यस और नो बताइए. हाँ जी, टेल मी. जेई मीन्स 2014 का क्वेश्चन है. जेई मीन्स 2014 का क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट जेई मीन्स दे भी देता है. एंड इट्स SO2 in the gaseous state plus half of O2 in the gaseous state giving us SO3 in the gaseous state. So Kp is equals to Kc into RT raised to power x होता है. हमसे पूछा गया x की क्या वैल्यू है. So x will be equals to number of gaseous moles of the product, that is 1, minus the number of gaseous moles of the reactants. So it's 1 minus 1 plus half. That becomes 1 minus 3 by 2. That is equals to 1 by 2. X is equals to minus 1 by 2 हो गया है आपका यहाँ आंसर. ठीक है? Okay people. हाँ जी. बोलिए. If this is absolutely into your brains or not, guys and girls. फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, बिकॉज वी नीड टू एक्चुअली मूव अहेड. हमें जल्दी जल्दी आगे की तरफ प्रस्थान करना है. अदरवाइज डिले अगर चीजें हो गई तो फिर मुझको मत कहना कि राखी मैम डिले हो गई हैं चीजें. देन आई एम नॉट ऑन टू यू गाइज, है ना? ठीक है. ओके चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक of
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो, on which it depends, characteristics of equilibrium constant का मतलब है on which it depends and on which it does not depend। सबसे पहली बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि it does not depend upon initial concentrations of the reactant, whether reactant amount is high or small, equilibrium has no effect on it, does not depend, does not depend, does not depend on initial concentration of reactant, does not depend on initial concentration of reactant, whether the reactant amount is high or small, equilibrium constant has no effect on it. Secondly, it does not depend on, does not, yeah, does not depend on, does not depend, does not depend on presence of catalyst, on presence of catalyst, does not depend on presence of catalyst, ठीक है, it does not depend in the present, it does not have any impact or it does not depend on the presence of inert material, ठीक है, does not depend, does not depend, does not depend on what, presence of inert material, presence of inert material, presence of inert material, ठीक है, जैसे कि हीलियम एंड नियॉन, it depends on what then, it depends on, it depends on, किस पे फिर ये डिपेंड करता है, तो बताना चाहूंगी नंबर ए, द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रिएक्शन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि a plus b gives us c, so over here we do have k, equilibrium constant for it, yes, but if I write c is in equilibrium with a plus b, reverse कर दें, so it will be 1 by k, this is now the equilibrium constant for this particular reaction, अगर a plus b c दे रहा है और उसके लिए equilibrium constant की value k है, so c when giving a plus b उसकी equilibrium constant की value क्या हो जाएगी, 1 by k हो जाएगी, 1 by k हो जाएगी, बोलिए, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो इसके साथ में एक एग्जाम्पल भी जोड़ देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, जैसे कि N2 plus O2 gives us twice of NO, N2 plus O2 gives us twice of NO, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K, ठीक है, सो यहाँ अगर मैं ऐसे कर देती हूँ twice of N2 plus twice of O2 गिविंग मी 4 टाइम्स ऑफ NO, मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, तो अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट लेट मी नो, तो मैं यहाँ पर कहूँगी इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव्स मी ट्वाइस ऑफ SO3, इसके लिए k इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, k है, ठीक है, अब मैंने कहा कि इसके लिए क्या हो जाएगी, अब मैं इसके लिए क्या कहूँ, इसके लिए क्या हो जाएगी, ये SO3 हो जाएगा, तो इसके लिए k इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो इसके लिए इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, k रेज टू पावर हाफ हो जाएगी, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर k रेज टू पावर हाफ हो जाएगा, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बोलो बच्चा पार्टी, ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आई है, जस्ट लेट मी नो कि भाई बात समझ में आई कि नहीं आई है। एक और चीज यहाँ पर कहना चाहेंगे, जैसे A गिव्स अस B, इसका K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, X गिविंग अस Y, इसका क्या है, K2 है, इनको जोड़ेंगे, सो इट्स A प्लस एक्स गिव्स अस B प्लस वाई, तो यहाँ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू K1 डॉट K2 हो जाएगा, K1 dot K2 हो जाएगा, so when two reactions are added then equilibrium constants are multiplied, then equilibrium constant are multiplied, then equilibrium constant are multiplied, ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर आप देखिए, H2 plus I2, ठीक है, gives us twice of HI, H2 plus I2 gives us twice of HI, ये सारे के सारे गैसियस स्टेट के अंदर हैं, ठीक है, k इक्विलिब्रियम की वैल्यू इसके लिए है 49, now when I write HI giving us half of H2, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ I2, सो इसके लिए k इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, पहले तो रिएक्शन उल्टी हो गई, तो 1/49, फिर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, हाँ,
So it will be the root of, it will be 1 upon 49 रेज टू पावर हाफ हो जाएगा. दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 1/49. इसका मतलब इट बिकम्स 1/7. इट बिकम्स 1/7 और नॉट? येस और नो पीपल? ये वाली बात सही लगी? हाँ. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, जो मैं आपको बता रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन. सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इट डिपेंड्स ऑन, सेकेंड जो बात कहना चाहती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स on temperature also. It depends on temperature also. So equilibrium constant for a given reaction at a given temperature. हाँ जी. जैसे K2 है at T2 temperature, K1 है at T1 temperature, and if I say कि भाई T2 is greater than T1 basically, yes or no, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? log to the base 10 K2 by K1 is equals to delta H upon 2.303 R. We'll say over here T2 minus T1 by T1 into T2 हो गया यहाँ पर, जबकि मैंने क्या बोला है कि T2 is greater than T1. So yes, dependence of equilibrium constant on temperature है, but can't tell whether it will be increasing or decreasing with temperature. That's absolutely right people. बोलो, बात समझ में आ गई ये वाली, है ना? हाँ जी. ये एक्सप्रेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा. ये एक्सप्रेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा. यस और नो? हाँ जी, बता दो. फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. देन वील बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. सॉल्व करना है कि नहीं करना है क्वेश्चंस? क्वेश्चंस तो बिना सॉल्व किए तो बात ही नहीं बनने वाली है. क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए तो बात ही नहीं बनेगी. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, देन वील बी स्टडिंग अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड उसकी एक ट्रिक. तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पर, एंड द क्वेश्चन इज, यहाँ है मेरे पास H2 plus I2 गिविंग मी ट्वाइस ऑफ HI इन द गैशियस मीडियम. तो आप यहाँ पर देखो 0.2 ग्राम्स मेरे पास, मैंने कहा H2 है, 2.54 ग्राम्स I2 है, एंड 2.56 ग्राम्स HI जो है, ओके, दे आर obtained at equilibrium. They are obtained at equilibrium in a 1 liter vessel. In a 1 liter vessel. In a 1 liter vessel. Calculate Kp and Kc for the reaction. Calculate Kp and Kc for the reaction. ठीक है. तो यहाँ पर देखो it's H2 plus I2. ठीक है. Giving us twice of HI. They all in the gaseous medium. ये सारे के सारे gaseous medium में हैं. क्लियर है कि नहीं है? यस. हमें क्या कहा गया कि 0.2, 2.54 एंड 2.56 है यहाँ पर. यस. They are obtained at equilibrium 1 liter vessel. So at equilibrium नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? H2 के कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स? 0.2 द गिवन वेट बाय 2 द मोलर मास. यस. I2 के कितने हो जाएंगे? 2.54 बाय 254 द मोलर मास ऑफ आयोडीन. यस. इट विल बी 2.56 बाय 128 द मोलर मास ऑफ HI. सो कितने मोल्स हो गए? 0.1, 0.01 यहाँ हो गए हैं एंड 0.02 यहाँ हो गए हैं. ये मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर होता है. वॉल्यूम हमें 1 लीटर गिवन है. हाँ जी. सो 0.1 बाय 1, 0.01 बाय 1 एंड इट्स 0.02 बाय 1 हो गया है. कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया. तो यहाँ Kc की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लो भाई, अब तो Kc कुछ रहा ही नहीं. Kc इज इक्वल्स टू 0.02 का होल स्क्वायर. The concentration raised to power its stoichiometric coefficient 0.01 into 0.1. That comes out to be 0. बताइए. हाँ जी. 0.02 सॉल्व हो गया. तो बता दीजिए इसका आंसर फिर क्या है. इसका आंसर 0.02 ही था ना हमारा. सो 0.02
इंटू 0.02, कितना हो गया यहाँ पर? इट विल बी 0.0004 बाय 0.01 इंटू 0.1 हो गया. यस, सो इट्स बेसिकली 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कर दिया हमने. ठीक है, एंड इट विल बी देन 1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻1. So it comes out to be 4 into 10⁻⁻4 plus 2 plus 1. So it comes out to be 4 into 10⁻⁻4 plus 3. So it's -1 हो गया, -1 हो गया. So it comes out to be 0.4 or not? ये 0.4 है कि नहीं है, बताइए. हम्म. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ. ओके, आगे बढ़े, अब आगे की तरफ प्रस्थान किया जाए. हम्म. एक और क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स फोकस ऑन वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर, एंड द क्वेश्चन इज, जैसे है मेरे पास A2 plus B2 giving me twice of AB. They all are in the gaseous state. They all are in the gaseous state. They all are in the gaseous state. So at equilibrium, we have 0.2 moles A2 के, 0.3 moles B2 के, 0.1 मोल AB के. टोटल प्रेशर हमारे पास यहाँ 6 atm गिवन है. टोटल प्रेशर गिवन इज इक्वल्स टू 6 atm. ठीक है, फाइंड Kp. ठीक है, सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सो बेसिकली इट्स A2 plus B2 giving us twice of AB. Okay, at equilibrium what we actually study, it's 0.2 A2, 0.3 B2 and it's 0.1 AB. टोटल प्रेशर हमें कितना गिवन है? टोटल प्रेशर यहाँ कितना गिवन है हमें? टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 6 atm. ठीक है, ओके. टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 6 atm. सो PA इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा? मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी देन हाउ मच? इट्स द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 ही करना है, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा सोल्यूशन के? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर जो कि 6 है. यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 atm. ऐसे ही पार्शियल प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है B2 का. सो इट विल बी 0.3 बाय 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दूंगी, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 3 atm आ जाएगा. ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ AB करूंगी, सो इट विल बी 0.1 बाय 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दूंगी, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 1 atm आ जाएगा. यस, सो Kp कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो Kp क्या हो जाएगा इसके लिए? इट विल बी 1 का स्क्वायर बाय हाउ मच? इट्स 2 इंटू 3, दैट कम्स आउट टू बी 1/6 atm. 1/6 क्या atm इनवर्स होगा या क्या होगा, बताएंगे? 1/6 क्या होगा? यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, सो इट्स atm स्क्वायर. यहाँ पर भी atm एंड atm ही है हमारे पास. हम्म. या पीपल टेल मी.
बोलो भाई। इट विल बी 1 का स्क्वायर तो बाय 2 इंटू 3, सो KP 1/6 आ गया हमारा। ठीक है, यस। चले आगे की तरफ प्रस्थान करें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, उसी के साथ में आपको सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? कहने का मतलब है कितना अमाउंट डिसोसिएट हो गया है ऑफ द रिएक्टेंट बेसिकली, है ना? इन परसेंटेज यू कैन से, इन नंबर ऑफ मोल्स यू कैन से। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, अच्छा। तो राखी मैम आप यहाँ कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज इक्वल्स टू 0.4 है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कितने मोल्स PCl5 के जा चुके हैं इन ऑर्डर टू रीच इक्विलिब्रियम। कितने मोल्स PCl5 के खत्म हो चुके हैं इन ऑर्डर टू रीच इक्विलिब्रियम। अब PCl5 जो है इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2। ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी गैसियस स्टेट में है। सो अगर मैं मान के चलूं इनिशियली, ठीक है, इनिशियली मैं एज्यूम कर रही हूं कि 1 मोल PCl5 का है, 0.0 मोल्स PCl3 एंड Cl2 के हैं, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। सो इनिशियली वी हैव सपोज्ड कि 1 मोल PCl5 का है। ठीक है, और मैंने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 का 0.4 है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कितने मोल्स जा चुके हैं या खत्म हो चुके हैं in order to reach equilibrium. So at equilibrium now, at equilibrium कितने मोल्स बच गए हैं PCl5 के, given that की degree of dissociation is 0.4. So it will be 1 minus 0.4. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया था ना कितने मोल्स खत्म हो चुके हैं PCl5 के इन ऑर्डर टू रीच इक्विलिब्रियम। सो 1 मोल इनिशियली था, उसमें से 0.4 मोल्स खत्म हो चुके हैं। तो कितने बनेंगे PCl3 एंड Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स? इट विल बी 0.4। जितने खत्म हो गए हैं उतने बन जाएंगे। यस और नो? हाँ जी। सो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट इज अल्फा। याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स dissociated, number of moles dissociated per mole of the reactant, per mole of the reactant, per mole of the reactant is अल्फा। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? हाँ जी। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेने की कोशिश करूंगी, वही PCl5 वाला। सपोज फॉर दिस रिएक्शन ओनली, जो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ इसी रिएक्शन के लिए सपोज करते हैं ये PCl5 इन द गैसियस स्टेट गिविंग अस PCl3 इन द गैसियस स्टेट प्लस Cl2 इन द गैसियस स्टेट। अगर मैं कहती हूँ इफ वी हैव C moles एंड अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर मैंने कहा C मोल्स हैं एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इनिशियल मोल्स क्या है यहाँ पर? हाँ जी, बताएंगे आप मुझे। इनिशियल मोल्स कितने हो जाएंगे? इनिशियल मोल्स यहाँ पर C मोल्स हैं, यहाँ 0 and 0 इनिशियली, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। At equilibrium, since we do have degree of dissociation, we'll say at equilibrium PCl5 के कितने मोल्स रह गए? If we are having alpha degree of dissociation, so it will be C minus C alpha. Okay, and then what it is going to be? C alpha moles PCl3 के बनेंगे and C alpha moles Cl2 के बनेंगे। ये आपको याद रखना है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स dissociated, number of moles
dissociated, number of moles dissociated by total moles of reactant, by total moles of reactant. ठीक है, so it is then equals to number of moles, कितने number of moles dissociate हुए हैं, C alpha. Total moles of the reactant कितने हैं, total moles initially of the reactant is C. So मैंने आपको बता दिया degree of dissociation का. Yes or no? सौरभ, ये हम नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास में करने वाले हैं. ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास के अंदर यही चीज करने वाले हैं. आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास में हम ये वाली चीज बताऊंगी आपको, आप भी केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, ठीक है. अब इसी पे ही एक एग्जांपल वही PCl5 वाला ही लेते हैं. जैसे मैंने कहा ये PCl5 है, गेटिंग dissociated in a very beautiful fashion, and we do have PCl3 plus Cl2 over here. ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. सो नाउ अगर मैं कहती हूँ वी हैव 1 मोल PCl5 इन 1 लीटर वेसल, अगर मैं ये कहती हूँ कि वी हैव 1 मोल PCl5 इन 1 लीटर वेसल, फाइंड द इक्विलिब्रियम, फाइंड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच PCl5, PCl3 and Cl2 if alpha क्या है, degree of dissociation is equals to 0.4. alpha the degree of dissociation is 0.4. तो आपको इनकी concentrations बतानी है at equilibrium. अगर 1 मोल PCl5 का इन 1 लीटर वेसल हमारे पास है, तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं PCl5 गिविंग मी PCl3 प्लस Cl2, अब इसके बाद ट्रिक बताऊंगी मैं, ठीक है, कि किस तरह से आप यू कैन एक्चुअली अकाउंट फॉर कि आप किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रिक बेसिकली. ओके, सो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए इनिशियली के बारे में बात करूँ. अगर मैं बात करती हूँ इनिशियली, if I talk about initially, we are having 1 number of mole, 1 mole of PCl5 and 0 of PCl3 and Cl2. At equilibrium remaining moles कितने हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे remaining moles. At equilibrium remaining moles कितने होंगे, it will be alpha is the degree of dissociation basically. वो भी क्या है 0.4, वो भी क्या है 0.4. yes, so it will be 1 minus 0.4 and 0.4 यहाँ बनेगा, जितना डिसोसिएट हुआ उतना ही तो बन रहा है. हाँ जी, एब्सोल्युटली राइट. सो इट्स 0.6. हाँ जी, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं. हमें बताना है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन PCl5 की, PCl3 की एंड Cl2 की, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें गिवन है कि नहीं है. सो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन अ लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.6, वॉल्यूम कितना है 1, 0.4 by 1, 0.4 by 1. ये वाली बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है. तो let's actually talk about the trick for dissociation while we are talking about chemical equilibrium. Okay, and the trick to it, getting with an example over here. ठीक है, so if I do have a particular reaction kind twice of ammonia getting dissociated into nitrogen plus thrice of hydrogen, these all are in the gaseous medium. Clear है? Okay, now supposingly if we do have initial moles, if we do have initial moles of ammonia to be equals to X, and degree of dissociation, if I talk about degree of dissociation, it be alpha. So there is a problem while you are actually calculating the number of moles for any given expression. For those students who do have a confusion, let me actually erase your confusion. Okay? So I'm asking you the number of moles of all the reactants and the products at equilibrium if we do have X initial moles of ammonia and alpha the degree of dissociation. So the trick to it will be at time t equals to 0. We are having initial moles of ammonia to be X, 0 and 0. Okay. At time t, when the time t we do have, okay, at time t or you can say at an equilibrium condition. So यहाँ पर क्या होगा,
आप x को एज इट इज लिखिए माइनस एक्स एल्फा, ठीक है, क्लियर है, x माइनस एक्स एल्फा। यहाँ पर आप इस स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का प्रयोग नहीं करेंगे रिएक्टेंट में, लेकिन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का आप प्रयोग करेंगे प्रोडक्ट में। सो इट, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर फॉर्म्ड फॉर N2 नाउ, सो इट विल बी x एल्फा, अभी आप x एल्फा लिखो, एंड इट विल बी 3x एल्फा, यस। और क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है अमोनिया का, उससे इनको डिवाइड कर देंगे, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दो, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे एट टाइम t पे, या फिर अगर आपसे पूछा जाए एट इक्विलिब्रियम टाइम। समझ में आ गई ये वाली ट्रिक? व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम t, ठीक है। सो इट्स x माइनस एक्स एल्फा, यहाँ पर हम रिएक्टेंट के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, देन इट विल बी x एल्फा एंड दिस विल बी 3x एल्फा, और इनको डिवाइड कर दो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट से, सो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं। सो दिस इज द ट्रिक फॉर डिसोसिएशन। ओके, चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बिकॉज क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक वी आर एक्चुअली नॉट इन टू अ पोजिशन टू गो अहेड विद द थिंग्स। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही वी नीड टू डील विद ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ। द क्वेश्चन ओवर हियर इज twice of NO we have in the gaseous medium giving us N2 in the gaseous medium plus O2 in the gaseous medium, ठीक है। नाउ मैंने क्या बोला आपको, फाइंड केपी, आपको केपी निकालना है। व्हाट इज केपी ओवर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। कब, जब अल्फा इज इक्वल्स टू 0.2 एंड टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 3 atm, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 3 atm, ठीक है। सो let's have first of all write the equation. It's twice of NO giving us N2 plus O2. Yes or no? Yes ma'am. तो पेन चेंज्ड, अब मैं कहती हूँ इनिशियली मोल्स कितने गिवन है हमें। अगर मैं इनिशियल मोल्स के बारे में बात करूँ, इनिशियल मोल्स के बारे में अगर बात की जाए, सो हम कहते हैं सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स हो जाएंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स, इट विल बी 1 माइनस एल्फा। तो एल्फा हमें यहाँ वैल्यू गिवन है 0.2, 1 माइनस एल्फा, 1 माइनस एल्फा, ठीक है। अभी भी ट्रिक जो बताई थी उसके हिसाब से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 0.2 बाई 2 मोल्स बनेंगे, यहाँ पर भी 0.2 बाई 2 मोल्स बनेंगे। ओके मैम, पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, पार्शियल प्रेशर बताइए। ओके, सो पार्शियल प्रेशर का मैं कैलकुलेशन यहीं पर ही कर देती हूँ। इट विल बी 1 माइनस 0.2 बाय 1 इंटू टोटल प्रेशर कितना है, 3 है। यहाँ पर क्या होगा, बताओ बताओ, पार्शियल प्रेशर्स क्या होते हैं, टेल मी गाइस। यस यस यस, हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 आए हैं। यहाँ पर आप देखो इट कम्स आउट टू बी 0.1, यहाँ पर भी देखो 0.1 आ गए हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप देखो 1 माइनस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए हैं। सो पार्शियल प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन स्पीशी बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर कर दिया। ओवर हियर इट विल बी, बताओ यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.1, यस, बाय 1 इंटू 3 हो गया। यहाँ पर भी 0.1 बाय 1 इंटू 3 कर देंगे हम, ये हो गया पार्शियल प्रेशर्स आपके। सो कैलकुलेट कर लो पार्शियल प्रेशर्स को इस हिसाब से। आई मीन टू से अब आप कैलकुलेट कर लो केपी को। सो केपी क्या हो जाएगा, केपी क्या हो जाएगा, इट विल बी 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, इंटू 9 बाय, वहाँ क्या लिखा हुआ था हमने, चलिए कोई बात नहीं। सो इट वुड हैव बीन देन 1 माइनस, हमने क्या किया वहां पर, 1 माइनस क्या करना था हमको वहां पे बताइए,
अल्फा था 0.2, 1 माइनस 0.2 था, सो 1 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8 का होल स्क्वायर कर दूं एंड 3 का स्क्वायर कर दूं, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए अपने आप ही. सो व्हाट आर वी देन लेफ्ट ओवर हियर, इट्स 0.1 इंटू 0.1 बाय 0.8 इंटू 0.8 कर देते हैं. सो इट कम्स आउट टू बी, बताइए, 1/64 विल बी द राइट आंसर. केपी का ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट पीपल. बोलो, आई डोंट थिंक कि अब कुछ प्रॉब्लम होगा यहाँ पर आप लोगों को. कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, फिर हम ली चैटरस प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं. दैट इज सुपर डुपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ली चैटरल्स प्रिंसिपल को अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. ले चैटरल्स, ले चैटरलर्स प्रिंसिपल, एंड देन वी विल बी डन विद केमिकल इक्विलिब्रियम. ली बाबा, एब्सोल्युटली राइट. बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ये. ठीक है, नाउ ली चैटरस प्रिंसिपल जो है, इट इज एप्लीकेबल फॉर, it is applicable for reversible reaction. It is applicable for reversible reaction, that too when they are in a state of equilibrium, most stable state of the system. Net force इस समय 0 होता है. A plus B giving, A plus B is in equilibrium with C plus D. Rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. ठीक है, याद रखना, सपोज करो मेरे पास ये एक रिंग है, इस रिंग में यहाँ एक बॉल है, ये यहाँ पड़ी हुई है. इस बॉल को उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये बॉल वापस से फटाफट से यहाँ आ जाएगी. ऐसे इस बॉल को उठाकर अगर मैं यहाँ रख दूं, ये मिनट सेकंड्स नहीं लगाएगी, ये वापस यहाँ आ जाएगी. यस, सो इफ वी चेंज कॉन्सेंट्रेशन, number of moles you say, pressure, volume, temperature, or else we add inert gas to a reversible reaction at equilibrium, equilibrium disturb हो जाएगा. yes, हाँ, अगर हम if we change concentration, pressure, temperature, or we add inert gas to a reversible reaction at equilibrium, तो हमारा equilibrium क्या हो जाएगा, disturb हो जाएगा. so equilibrium will try to undo the changes made. equilibrium will try to undo the change made. हर चीज स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है. मैं स्टेबल हूं, अभी ऐसे मेरा हाथ किसी ने पकड़ के यहाँ कर दिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई विल undo the change. ऐसे ही like this, I'll undo the change. So equilibrium will try to undo the changes made. Equilibrium will shift in such a direction so as to undo the changes made. Okay, now let's talk about changes in concentration और number of moles. तब क्या होता है, पहला change मैं बताऊंगी, बहुत important चीजें बता रही हूँ. I'm going to talk about Lee Chatterill's principle. Now I'm going to talk about the effect on equilibrium when there is a change in concentration or the number of moles. Fine. Change in concentration or number of moles. Fine. So if I do have this reaction N2 plus twice of H2 giving us twice of ammonia. Okay. Now at equilibrium, number one, at equilibrium, suddenly if I say, suddenly if we increase, suddenly concentration of nitrogen is increased. Okay, so that means we have made change at equilibrium, there is changes in the equilibrium, and equilibrium is disturbed, and equilibrium is disturbed now. It is disturbed now, isn't it? Yes. Reaction now wants to decrease the concentration of nitrogen. That is, reaction wants to undo the change. हमने एकदम से नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, चेंजेस हो गया इक्विलिब्रियम में और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. Now reaction wants to decrease the concentration of nitrogen. That means reaction wants to undo the change. For this particular thing to happen, reaction shifts equilibrium in which direction?
फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर मैं नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दूं, तो अब रिएक्शन क्या चाहेगा, उस चेंज को अंडू करना चाहेगा। फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। yes, vice versa thing happens when decrease of concentration, when we decrease the concentration of hydrogen. Vice versa thing happen when decrease the concentration of what, hydrogen. Similarly, yes or no? Yeah people, yes or no, just tell me. पहली बात समझ में आ गई। अब देखो, ट्वाइस ऑफ SO2 plus O2 gives us twice of SO3. yes, so if we want to increase the production of SO3, अगर मुझे, if we want to increase the production of, if we want to increase the production of SO3, तो क्या करेंगे हम? नंबर वन, वी कैन एक्चुअली रिमूव, हाँ जी, अगर मुझे प्रोडक्शन SO3 का बढ़ाना है, सो आई विल रिमूव SO3, आई विल रिमूव SO3, ठीक है। अगर मैंने SO3 को हटा दिया, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द, equilibrium shifts in forward direction, equilibrium shifts in forward direction, equilibrium shifts in forward direction. yes, secondly, I can or else increase the concentration of sulfur dioxide, or else I can increase the concentration of oxygen. तो हमारा इक्विलिब्रियम उस केस में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाने वाला है, ठीक है। ओके फाइन। Now, the very, very important thing to talk about in Le-Chatter's principle, the change in pressure and its effect on equilibrium. Change in pressure. When we change the pressure, how equilibrium behaves and what's the result we actually observe. For example, it's N2O4 in the gaseous state giving us twice of NO2 in the gaseous medium. ठीक है। Now, मैं पहले ही एक रूल बता रही हूँ आपको, लिख लो। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू that direction, equilibrium shifts to that direction which has lesser, which has lesser number of moles, which has lesser number of moles. For the above reaction, N2O4 in the gaseous state giving us twice of NO2, if pressure increases, equilibrium will shift in the backward direction. NO2 की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, फॉर अबव रिएक्शन, फॉर अबव रिएक्शन इफ प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, NO2 की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको रूल बताया, रूल के हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल दिया। N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिविंग मी ट्वाइस ऑफ अमोनिया। तो अगर इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, अब ये मेरे पास रिएक्शन है, अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, प्रेशर इंक्रीजेस, रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेल मी, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर वी आर गोइंग टू हैव लेसर नंबर ऑफ मोल्स। सो रिएक्शन जो है यहाँ पर, रिएक्शन, ठीक है, शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट की साइड कम है, सो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। इसका एक्चुअल रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन सुनो, अब आप, मस्त चीज बताने वाली हूँ, कभी नहीं भूलोगे। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एंड हम मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा यहाँ कांस्टेंट है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत पते की बात बोल रही हूँ।
वॉल्यूम कम होने से, वॉल्यूम कम होने से, वॉल्यूम कम होने से क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम क्या करेंगे? इंक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम का इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगी। मोल्स उतने के उतने ही रहेंगे, मोल्स उतने के उतने ही रहेंगे, लेकिन मैंने बोला प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ है, मोल्स उतने के उतने ही हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स अब पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो गए हैं। यस और नो? यस मैम। तो रिएक्शन नाउ वांट्स टू डिक्रीज दिस कॉन्सेंट्रेशन, है ना? रिएक्शन वांट्स टू डिक्रीज दिस कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब इक्विलिब्रियम अब उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर कम मोल्स हैं। ओके, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर number of moles. This is the funda. This is the funda. This is the funda. That is what you need to remember when the change is pressure is happening, how equilibrium is going to behave. Okay guys, that is what you need to remember. Fine. अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे अगर मैं कहती हूँ PCl5 है, it is actually giving us PCl3 plus Cl2. They all are in the gaseous state. अगर प्रेशर डिक्रीज किया जाए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस, आई टोटली एग्री। ठीक है, हमें पता है कि PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। P टोटल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू कैन से N टोटल। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर अगर इंक्रीज कर रही हूं तो क्या होगा? टेल मी। प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? लेसर नंबर ऑफ मोल्स की साइड। प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। इजंट इट और नॉट? इजंट इट और नॉट? टेल मी। यस, लेट मी नो। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी, दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। ठीक है, पी टोटल। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको ये रिएक्शन दूं N2 प्लस O2 गिविंग मी ट्वाइस ऑफ NO के बारे में बोलूं, तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रही हूं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स नाइदर साइड। इफ डेल्टा Ng is equals to 0, it will have no effect on change in pressure. If delta Ng, what is delta Ng? Difference in the number of moles of gaseous product and reactant. So if it is equals to 0, there is no effect on changing in pressure basically. अच्छा, volume decrease अगर हम कर रहे हैं, equilibrium shifts in that direction which has lesser number of moles. वॉल्यूम डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, जहां पर कम नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई है? दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ये हमने चेंज इन प्रेशर के बारे में बात कर ली, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर ली। अब तीसरी बात हम करते हैं चेंज इन टेम्परेचर के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर जब करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? अब ध्यान से सुनना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, equilibrium shifts to that direction which proceeds with absorption of heat. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम चाहेगा कि मैं टेम्परेचर को घटाऊं इन ऑर्डर टू अंडू द चेंजेस। यस, सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर इन विच it's actually the absorption of heat taking place. Yes,
सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दैट डायरेक्शन विच प्रोसीड्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस मैंने इसमें हीट बढ़ा दी और मुझको क्या मिला, सी प्लस डी मिल गया, मुझको सी प्लस डी मिल गया है. टेम्परेचर को मैंने क्या किया, यहाँ इंक्रीज किया. इससे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम, इससे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. इससे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स for this reaction, equilibrium shifts for this reaction in forward direction, in forward direction. ठीक है, endothermic reaction. On increasing the temperature, equilibrium shifts to that direction which proceeds with absorption of heat. Always remember this particular thing. अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं H2 plus I2 giving us twice of HI along with 3000 calories of heat generated over here. ठीक है, yes or no people just let me know कि भाई ये वाली बात. अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, हाँ जी, यस 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 यस, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है. नाउ फॉर दिस रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन इज फॉलोड एज इट इज बताइए क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, सो डिक्रीज इन टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय, increase in temperature is favored by endothermic reaction, decrease in temperature is favored by exothermic reaction, decrease in temperature is favored by exothermic reaction. यहाँ ये backward reaction show कर देगा, यहाँ ये backward reaction show कर देगा. yes or no people just let me know. so high temperature पे क्या होगा, reaction proceed where heat is absorbed. ठीक है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड वेयर हीट इज रिलीज्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सोथर्मिक हम कहते हैं उसको. हाँ जी, टेल मी. बात समझ में आ गई ये वाली? दैट इज एब्सोल्यूट राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग, दैट इज द एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल. एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, एडिशन ऑफ inert material, addition of inert material at equilibrium state. ठीक है, inert material का मतलब होता है which do not react with reactant and products. ठीक है, तो आप प्लीज बातों को नोट कीजिए. if at constant volume, if at constant volume we add inert material, if at constant volume we add inert material, there will be no effect, अभी लिख लो फिर बताऊंगी क्यों. if at constant pressure we add inert material, then I'll say equilibrium shifts to that direction, equilibrium shifts to that direction which has more number of moles. If at constant pressure we are adding inert material, equilibrium उस direction में shift होगा जहां पर ज़्यादा number of moles हैं. जैसे अगर मैं बात करूं PCl5 की, giving us PCl3 and Cl2. So at adding inert material at constant volume, it has no effect on equilibrium. At constant pressure, equilibrium shifts to that side which has more number of moles. That means equilibrium forward direction में move करेगा. yes or no? अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ N2 plus thrice of H2 giving me twice of ammonium, yes, all are in the gaseous state, so at constant volume no shifting, but at constant pressure equilibrium shifts towards the backward direction जब मैं inert material को add कर रही हूँ तब. what is the reason behind it? Tell me. Inert material neither can increase nor
neither can increase number of moles nor decrease. रीजन क्या है? इनर्ट मटेरियल जो है, इनर्ट मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो नहीं रिएक्ट करता रिएक्टेंट के साथ में और प्रोडक्ट के साथ में, सो इनर्ट मटेरियल नाइदर कैन increase number of moles, neither can increase number of moles nor decrease it, nor decrease it. ठीक है. Now total volume of the mixture, total volume of mixture, total volume of mixture, ठीक है, it increases on addition of inert material, on addition of inert material. total volume of the mixture जो होता है वो increase करता है on addition of inert material. now on increasing volume, number of moles per यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे. अगर मैं कह रही हूँ इनर्ट मटेरियल डालने से वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे. इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. वी हैव टू अंडू दिस चेंज, वी हैव टू अंडू दिस चेंज, we have to undo this change. yes, so by increasing number of moles, इस change को हम कैसे undo करें? by increasing number of moles, hence equilibrium shifts to that direction having more number of moles, having more number of moles. समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये वाली बात समझ में आ गई? प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन विच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स. जब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं, तो वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं. इस चेंज को अंडू करना है. सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन विच आर हैविंग मोर नंबर ऑफ मोल्स. ये किसका रीजन बताया था? कि एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे. ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जस्ट लेट मी नो इफ दिस इज एब्सोल्युटली इनटू योर ब्रेन्स. लेट मी नो द राइट थिंग. यस 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 पीपल. कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? सो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज देन आई विल एंड द सेशन अप नाउ. या बताइए, कोई प्रॉब्लम? नहीं? So people, this was all from my side for today's session. We have completed the chemical equilibrium and few good numerical problems. ठीक है, समझाते समझाते I'll make sure कि जो ये one shots हो रहे हैं इनके बाद में I come up with the PYQs of each chapter PYQs के साथ में फिर हम आएंगे. ठीक है, एक बार वन शॉट्स हमारे कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि वन शॉट में मैं क्वेश्चंस तो करवाती हूँ लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं. सो आई होप कि आपका ये केमिकल इक्विलिब्रियम अब रिवाइज हो चुका होगा. काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ आपको क्लियर कर ही दी हैं. इन द नेक्स्ट वन शॉट आई विल बी कमिंग अप विद द आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है. सो ओवरऑल इक्विलिब्रियम से यू कैन गेट 2 to 3 क्वेश्चन एट मैक्स. फाइन. सो बाय बाय एंड टेक केयर. We'll be meeting now tomorrow and on Imbibe app because we do have a session there basically. We'll be solving and discussing the mock paper. Fine. Till then, take care and goodbye. Keep imbibing. We believe in you.